ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने 4 शीट्स पढ़ ली थी। इनवॉइस शीट पढ़ी थी, इन्वेंटरी लेजर पढ़ा था, हमने मार्क शीट पढ़ी थी और प्रॉफिट एंड लॉस शीट हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हमें रिमेनिंग 2 शीट्स पढ़नी है। तो जो पहली शीट है हमारे पास वो क्या है, सैलरी शीट। ये सैलरी शीट है, ये बहुत ही आसान है। मतलब कि अब तक आप जितनी शीट्स पढ़ के आ रहे हैं, आपने मार्कशीट पढ़ी, इसमें आपने देखा इस वाला फार्मूला लगा, बहुत बड़ा फार्मूला लगा। आपने प्रॉफिट एंड लॉस शीट देखी, इसमें इस प्राइस का फार्मूला लगा। ठीक है, इसी तरह से आपने इनवॉइस शीट बनाई, आपने इन्वेंटरी लेजर बनाई। इन सब में सबसे आसान जो शीट है आपकी सैलरी शीट है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी लंबी शीट है, इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन है बहुत आसान। इस तरह से देखें, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है। अब सीरियल नंबर की जगह एम्प्लॉय आईडी भी आ सकती है। क्या आ सकती है, एम्प्लॉय आईडी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ आ रही है, क्योंकि सीरियल नंबर तो 1 2 3 4 इसी तरह से होगा, और आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं और आप एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हैं। जिस एम्प्लॉय आईडी मैंने लिख दिया 1001, और इस सीरियल को मैंने कंटिन्यू करना है तो कंट्रोल दबा के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद हमने क्या लिखना है, एम्प्लॉय नेम लिखना है। क्या लिखना है, एम्प्लॉय नेम मैंने यहाँ पर देखें लिख दिया। उसके बाद मैंने मेंशन करना है रैंक। क्या मेंशन करना है, रैंक, कि इस बंदे का क्या रैंक है, इस बंदे का क्या होगा है, इस बंदे का क्या होगा है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये रोज देख रहे हैं, सबसे पहले आपने सैलरी शीट लिखा। उसके बाद आपने बताया कि भाई किस कंपनी की सैलरी शीट बना रहे हैं। उसके बाद आपने मेंशन किया कौन से महीने की बना रहे हैं। सही है, अच्छा। उसके बाद देखिए, अब तो लिखना छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, सब से लिखना, अब समझ लो। उसके बाद रैंक आपने मेंशन कर दिया, आपने बेसिक सैलरी वाला कॉलम बनाया, आपने बताया कि भाई मैनेजर की बेसिक सैलरी कितनी है, असिस्टेंट मैनेजर की कितनी है। ठीक है, बात समझ आ रही है, पीएम की कितनी, सिक्योरिटी गार्ड की कितनी है, सुपरवाइजर की कितनी, सारा आपने बेसिक सैलरी आपने नोट कर ली, लिख ली। उसके बाद टोटल डेज वाला कॉलम आपने बनाना है। टोटल डेज क्या होते हैं, वर्किंग डेज के बारे में। जैसे एक महीने में 30 दिन होते हैं ना, लेकिन वर्किंग डेज कितने होते हैं, 26 ही होते हैं, चाहे 28 का महीना हो चाहे आपका। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, ऑप्शन डेज आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ऑप्शन डेज आपने मेंशन कर दिया। ये सारी की सारी जो डेटा होगा आपने क्या करना है, किसी मैनुअल शीट से देख के लिखना है। यहाँ पर देखिए कोई फार्मूला अब तक नहीं लगा, समझ आ रही बात। उसके बाद देखिए, ये जो कंपनी है 10% अपने वर्कर को देती है, मेडिकल अलाउंस देती है। क्या देती है, 10% मेडिकल अलाउंस देती है। अब आपने फार्मूले के जरिए से 10% निकालना है मेडिकल अलाउंस। कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे इक्वल, मैंने आपसे कहा था कि भाई जब भी परसेंट की वैल्यू निकालनी होती है उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे है ना। देखिए क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई करवा देंगे जिसकी परसेंट हमने निकालना है। इसका परसेंट निकालना है 10, बेसिक सैलरी का 10% निकालना है ना, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे बेसिक सैलरी के साथ। सही है, बेसिक सैलरी के साथ और इंटर कर देंगे। देखिए इसमें बता दिया कि बेसिक सैलरी का 10% कितना बनेगा। सही है, अब आपने क्या करना है, सारे एम्प्लॉय के लिए यही काम करना है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस फार्मूले को नीचे तक। समझ आ गई, आगे चलते हैं। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस आपने निकालना है, यानी कि जो आने जाने का खर्चा होता है, किराया वगैरह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंस अलाउंस कहते हैं। अब कन्वेंस अलाउंस में कंपनी कितना दे रही है, 5% दे रही है। कितना दे रही है, 5%, सिर्फ 10% दे रही है। तो आपने ये उसी तरह से निकालना, आप लिखेंगे इक्वल 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, किसका निकालने जा रहे हैं, अब बेसिक सैलरी का निकालने जा रहे हैं। किसका निकालने जा रहे हैं, बेसिक सैलरी का। यहाँ पर क्लिक करें और आप इंटर कर दें। सही है, तो 10% आपके पास कन्वेंस अलाउंस आ गया। अब आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने इसको नीचे ले आना है। सही है, उसके बाद आपको क्या है, रिफ्रेशमेंट अलाउंस आ रहा है। क्या आ रहा है, रिफ्रेशमेंट अलाउंस आपने कैसे निकालना है, आप लिखेंगे इक्वल, ठीक है, और आपने क्या करना है बताएं जरा मुझे जरा। अब 5% निकालना है, क्या करें, वेरी गुड, 5 को डिवाइड कर देंगे हम 100 से और मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, बेसिक सैलरी के साथ। तो बेसिक सैलरी का 5% निकल के आपके पास आ गया। क्लियर है, उसके बाद टोटल अलाउंस निकालना है कि भाई जितने भी अलाउंस से आपने निकाल लिए अब उनको टोटल करना है। टोटल करने के लिए क्या करते हैं, सम करते हैं। आप क्या लिखेंगे, इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद 3 आपने यूनिट सिलेक्ट करनी, जहां जहां आपके अलाउंसेज आ रहे थे ब्रैकेट क्लोज किया, आपने इंटर कर दिया। समझ आ गई। अब आपने सारों का टोटल अलाउंस निकालना है तो नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें।
समझ आ गई। उसके बाद आपने निकाली ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी का मतलब क्या होता है, सारे अलाउंस ऐड करके जो सैलरी बनती है उसको ग्रोस सैलरी कहते हैं, सही है। अब ग्रोस सैलरी कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे इक्वल, आपने क्या करना है, टोटल अलाउंस को जमा कर देना है किसके अंदर, इसके अंदर जमा करना है आपने बेसिक सैलरी के अंदर, सही है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रोस सैलरी आ जाएगी। आपने सेम काम सारों के साथ करना है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप नीचे तक ले आएंगे। समझ आ गई बात यहाँ तक। उसके बाद आपने निकालना कि ये जो पहला बंदा था कितने दिन हाजिर हुआ, आपको पता है टोटल डेज कितने थे, 26 थे, और कितने दिन वो एब्सेंट रहा। प्रेजेंट डेज निकालने, कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा भाई एब्सेंट प्रेजेंट डेज, जल्दी से बताएं मुझे जरा, बेसिक मैथमेटिक्स से यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल डेज आपको मालूम है, आपको पता है कितने दिन नहीं आया, तो टोटल डेज में से जितने दिन नहीं आया उसको माइनस कर देंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, जितने दिन वो आया है, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टोटल डेज में से हम माइनस कर देंगे किसको, एब्सेंट डेज को, और आप एंटर कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया आपका 23 आ गया। अब इसी तरह से आपने सारों के लिए करना है, तो नीचे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है। सारों के डेज आ गए, कौन कितने दिन आया कितने दिन नहीं आया, सारी यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास आ गई। हम निकालने जा रहे हैं सैलरी पर डे निकालने जा रहे हैं कि भाई एक दिन की सैलरी क्या बनती है। अब एक दिन की सैलरी क्यों निकालने जा रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, जितने दिन वो गैर हाजिर रहा है हम उसकी वैल्यू काट सकें, उसके पैसे काट सकें, सही है। तो सैलरी पर डे कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे इक्वल, आपने क्या करना है, आपने ग्रोस सैलरी को डिवाइड कर देना है किसके साथ, टोटल डेज के साथ। किसके साथ डिवाइड करना है, टोटल डेज के साथ। टोटल डेज 26 है ना, तो हम क्या करेंगे, ग्रोस सैलरी को डिवाइड करवा देंगे टोटल डेज के साथ, और हम इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक दिन की सैलरी आ जाएगी उस बंदे की। अब सारों के लिए यही काम करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी चाहिए, सही है। फिर आपने निकालना रिडक्शन ऑफ एब्सेंट डेज। एब्सेंट डेज की आपने क्या निकालनी, रिडक्शन निकालनी। कैसे रिडक्शन निकालेंगे एब्सेंट डेज की, अब मुझे बताएं, आपको अभी पता लग गया कि हर बंदे की एक दिन की सैलरी कितनी है। अब मिसाल के तौर पर मैनेजर 7 से 3 दिन वो एब्सेंट हुए, तो आपने इनकी एब्सेंट डेज की अमाउंट काटनी, क्या करेंगे, देखो आपको एक चीज की वैल्यू मालूम है, बहुत सारी चीजों की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, एक के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे ना। जैसे एक सेब की आपको, या आपको एक पेन की वैल्यू आपको मालूम है, जैसे मिसाल के लिए 50 रुपए, लेकिन तो 3 पेन कितने की, आपने क्या किया, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया ना, मैं समझा रही रेट को आपके पास आ गया। इसी तरह से आपने क्या करना है, एक दिन की सैलरी को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है जितने दिन वो एब्सेंट दिया था, एब्सेंट डेज के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास आ जाएगा कि उसकी कितनी वैल्यू बनती है एब्सेंट डेज की, जितने दिन वो हाजिर नहीं हुआ, ठीक है। डिडक्शन ऑफ एब्सेंट डेज आपके पास आ गए। अब डिडक्शन ऑफ हाउस रेंट आपने निकालना है। डिडक्शन ऑफ हाउस रेंट का मतलब क्या है, देखिए मिसाल के तौर पर कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत दूर दूर से कंपनी में काम करने के लिए आते हैं, ठीक है। कोई सिंध से आया हुआ होता है, जैसे कराची में कंपनी कोई सिंध से आया, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, तो अब वो जब बाहर क्या करते हैं, अपना कोई घर पे रेंट लेते हैं, तो क्या होता है, उनको महंगा पड़ता है, क्या पड़ता है, महंगा। तो कंपनी क्या करती है, वो कहती है चलो हम आपके लिए एक जगह खरीदते हैं, वहां पे घर बना देते हैं, आप हमें उसका रेंट दे देना, लेकिन बाहर के मुकाबले में कम देना, आपको सारी सहूलियात मिलेंगी, आपको जो है ना गाड़ी का किराया लगा के कंपनी में आना भी नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो कंपनी के अंदर जो घर बने हुए होते हैं, तो उसका जो किराया होता है वो कंपनी क्या करती है, आपकी सैलरी से काटती है। जैसे डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, ठीक है। एब्सेंट डेज की कटौती आपने निकाल दी। अब जिस बंदे ने जैसा घर लिया होगा उस लिहाज से उसकी कटौती होगी। अच्छा घर होगा तो ज्यादा किराया होगा, नॉर्मल घर होगा तो क्या होगा, कम किराया होगा। जैसे मैनेजर ने जो घर लिया था 3,000 रुपये वाला लिया था, असिस्टेंट मैनेजर ने 2,000 वाला लिया था, अच्छा सुपरवाइजर ने 1,000 रुपये वाला लिया था। बात समझ आ रही नहीं आ रही। इस तरह से हमने क्या किया, जिसने जितने वाला घर लिया था आपने शीट से देके उसका रेंट भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, समझ आ गई। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए सारा काम एक ही दफा आपने करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी शीट अपडेट हो जाएगी। महीने के शुरू में जब कंपनी बन गई होगी, आपने अगर सैलरी शीट बना दी, बस हर महीने वही चलेगी। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से ऑप्शन बेस को आपने क्या करना है, चेंज करना जो होंगे, बस ऑटोमेटिकली सारी शीट आपकी अपडेट हो जाएगी, सही है। अच्छा, उसके बाद आपने डिडक्शन ऑफ हाउस रेंट को डाल दिया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ कंपनियां इंश्योरेंस की पॉलिसी देती हैं कि भाई मिसाल के तौर पर आप इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, इंश्योरेंस करवा लें, ताकि
इसमें ये होगा कि कल को लागू कोई हादसा हो जाता है तो आपकी फैमिली को कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं। तो फिर होता क्या है कि कंपनी जब इंश्योरेंस करवाती है तो इंश्योरेंस के पैसे आपके क्या करती है, आपकी सैलरी से काटती है। तो जिसने जितनी बड़ी इंश्योरेंस करवाई होती है उसको उतना ज्यादा पैसा कटता है और फिर उसको एंड में पैसा भी ज्यादा मिलता है। अच्छा देखिए, मैनेजर ने 1000 रुपये वाली करवाई थी, असिस्टेंट मैनेजर ने 500 वाली करवाई, जिसने जितने भी करवाई थी हमने यहाँ पर पैसे मेंशन कर दिए। ये भी आपने किसी शीट से देख के लिखना है, बस हमारे इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगेगा। अब आपने टोटल डिडक्शन निकालनी है, हम तो टोटल की रकम कितनी बनेगी, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे इक्वल एस टू एम सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जितनी भी डिडक्शन है उन सारों को आपने सिलेक्ट कर लिया। 3 कॉलम में डिडक्शन आ रही है ना, एब्सेंट डेज की आ रही है, हाउस रेंट की आ रही है, इंश्योरेंस की आ रही है, समझ आ गई। आपने क्या सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया, आपने एंटर कर दिया, टोटल डिडक्शन आपके पास आ गई। अब आप क्या करें, इसको ब्रेकिंग डॉट नीचे तक कर लें, समझाइए। अब आपने निकालनी नेट सैलरी। अब नेट सैलरी क्या होती है कि भाई जो भी आपका आपके लिए जो भी कटौती वगैरह होने के बाद जो सैलरी वर्कर को मिलती है उसको क्या कहते हैं, नेट सैलरी कहते हैं। जो भी सैलरी एम्प्लॉई को मिलेगी कटौती होने के बाद वो क्या कहलाएगी, नेट सैलरी कहलाएगी। तो नेट सैलरी हम कैसे निकालेंगे, हम ग्रोस अमाउंट में से, ग्रोस सैलरी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, टोटल डिडक्शन को। जितनी आपकी डिडक्शन थी उसको हमने माइनस कर दिया इससे, ग्रोस सैलरी से, और हमने क्या कर दिया, इंटर कर दिया। जिसको इंटर करेंगे देखिए नेट सैलरी हमारे पास आ जाएगी, इसको ब्रैकेट डॉट नीचे तक कर लेंगे, समझ आ गई बात। अच्छा, उसके बाद ये भी हमारे पास देखिए ये सारी की सारी शीट हमारी बन गई, तो ये हमारी क्या कहलाती है, सैलरी शीट कहलाती है। क्या कहलाती है, सैलरी शीट। इसमें कोई मसला, देखिए इसमें जो भी फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए फार्मूला मेंशन कर देता हूँ। देखिए हर सेल के ऊपर मैंने यहाँ पर फार्मूला मेंशन कर दिए। तो ये आपने 10 डिवाइडेड बाय 100 किया, फिर मल्टीप्लाई करवा दिया D6 के साथ। D6 क्या आपको पता होना चाहिए, देखिए ये D वाला कॉलम है और 6 वाली रो है, छोटी रो में D वाला कॉलम, तो D6 होगा, यानी कि बेसिक चल गई आपकी, सही है। बात करते हैं अपनी शीट की कमीशन रिपोर्ट की। देखिए भाई ये कमीशन रिपोर्ट कहां पर बनाई जाती है कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो सेल्समैन होते हैं, क्या होते हैं, किसी भी कंपनी में जो सेल्समैन रखे हुए होते हैं, अब वो जब सेलिंग कर आते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जब मुख्तलिफ इलाकों में चीजों को बेच के आते हैं तो कंपनी क्या करती है, उनको कुछ कमीशन देती है। इनकी सैलरी तो फिक्स होती है, बेसिक सैलरी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनको क्या मिलता है, कमीशन भी मिलता है। ये कंपनी कमीशन क्यों देती है, ताकि उसके प्रोडक्ट को जो सेलमैन होगा वो अच्छे तरीके से सेल करे। अगर उनको कमीशन ना मिले तो वो सेलमैन क्या करेंगे, जाएंगे कोई वहां पर जाकर बैठ के चाय पिएगा, कोई बोतल पी कर आ जाएगा, वो बस गाड़ी पूरी करके क्या करेंगे, आगे कंपनी में बैठ जाएंगे और महीने के आखिर में तनख्वाह लेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जितनी सेल करोगे इतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अब सेलमैन क्या करता है, वो जान लगाता है, वो क्या करता है, मेहनत करता है, ठीक है। तो बिल्कुल वही तरीके का है आपका। देखें सबसे पहले आपने लिखा आपकी शीट का नाम, फिर आपने लिखा कि भाई कौन सी कंपनी की बनाने जा रहे हैं, फिर आपने लिखा कि भाई कौन से मंथ की बनाने जा रहे हैं, सही है। इसी तरह से देखें ये सारी की सारी वैल्यूज किसी पेपर से देख के आपने लिखनी है, किसी शीट से देख के लिखनी है, ये जस्ट टाइप करने वाली चीजें। जैसे एम्प्लॉय आईडी आपने लिख दिया, एम्प्लॉय नेम आपने लिख दिया, आपने रीजन यानी कि इलाके लिख दिए, किन किन इलाकों में क्या किया गया है, ये आपने सेल किए। इसके बाद आपके पास क्या सेल्स आ रही है, क्या आ रही है, सेल्स। आपने ये भी देख कर लिख दिया कि भाई ये रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा कि भाई फहाद ने 65,000 की सेल की, अहद ने इतने की सेल की, काशिफ ने इतने की सेल की, ताहिर ने इतनी की सेल की। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये आपने सेल्स भी क्या कर दी, लिख ली। अब परसेंट कमीशन निकालना है, क्या निकालना है, कमीशन परसेंट निकालना है। यहाँ पर सारा आपको क्या है, गेम है। ये वही आपका इस वाला फॉर्मूला लगेगा, आपने इसको देखना है। अब देखिए रिपोर्ट बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। असमारी कंपनी आपको क्या देगी, एक टारगेट देगी कि भाई अगर कोई सेलमैन इतनी सेल करेगा तो उसको इतना परसेंट कमीशन मिलेगा, इतनी सेल करेगा तो इतना परसेंट कमीशन मिलेगा, सही है। तो ये टारगेट हमारे सामने होना चाहिए। अब हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल, अगर ये वाला सेल, कौन सा सेल, मेरा सेल वाला सेल क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 20,000 के, किसके, 20,000 के। तो मुझे क्या शो करेंगे, तो इस बंदे को कितना कमीशन मिलेगा, 5% मिलेगा। आप लिखें 5 और साथ में परसेंट का निशान लगा दें। फिर आप आगे जाए, आगे लिखें और अगर ये वाला सेल क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा किसके,
इसके आपके सेल वाले सेल से, ठीक है, सॉरी इसके होगा 30,000 की होगा, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे शो करे 6%, तो मुझे क्या शो करे 6% शो करे। और फिर मैंने लिखा और अगर यही वाला सेल क्या होगा, कौन सा सेल, ये सेल वाला सेल क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा किसके, 40,000 के, ठीक है, तो मुझे क्या शो करेगा, तो मुझे शो करे 7%, क्या शो करे 7%, ठीक है। और अगर यही वाला सेल क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा किसके, 50,000 के, 50,000 के, तो मुझे क्या शो करेगा 8% शो करेगा, तो मुझे क्या शो करे 8% शो करे। और फिर मैंने कहा और अगर यही वाला सेल क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा किसके, 60,000 के, ठीक है, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे शो करे 9%, तो मुझे शो कर दे 9%। और अगर यही वाला सेल क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा किसके, 75,000 के, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे जाहिर करे क्या 10%, क्या जाहिर करे 10% जाहिर करे। और अगर यही वाला सेल क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा किसके, 1,00,000 के, किसके बराबर होगा 1,00,000 के, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे शो करे 12%, 12%, ठीक है। इसके अगर आप देखें यहां पर आपको पता लगेगा कि आखिरी कंडीशन के साथ भी मैंने इफ लगाया है, मैंने क्यों इफ लगाया, मैं इफ ना भी लगाऊं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, लेकिन मैंने आखिरी कंडीशन के साथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देखिए हो सकता है कोई बंदा क्या करे, 1,00,000 से ज्यादा सेल कर गया है, बात समझा रही है, तो जो 1,00,000 से ज्यादा सेल करके आएगा उसके लिए तो जाहिर सी बात है ये 12% तो नहीं लेगा, वो ज्यादा लेगा ना, लेकिन वो टारगेट आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ, हमारी कंपनी ने वो टारगेट आपको नहीं दिया क्योंकि अभी तक कोई बंदा यहाँ तक पहुंचे ही नहीं था मिसाल के तौर पर, लेकिन एक बंदा ऐसा निकल आता है कि जो कि इस टारगेट को भी आगे लेके चला जाता है, अचीव कर लेता है, तो उसके लिए मैं कंडीशन बना देंगे कि भाई इसके अलावा अगर कोई कंडीशन होती है तो आपने क्या शो करना है, कॉन्टेक्ट टू मैनेजर, ठीक है, कॉन्टेक्ट टू मैनेजर, ये आपने अपनी आसानी के लिए लिख दिया ताकि मिसाल के अगर आप ये नहीं भी लिखते ना तो वो क्या शो करेगा, फॉल्स शो करेगा, क्या शो करेगा, इसके अलावा जो कंडीशन होगी क्या शो करेगा, फिर वो फॉल्स शो करेगा, ठीक है। तो आप कुछ कॉन्टेक्ट टू मैनेजर लिख दें, मीट इन ऑफिस लिख दें, जो भी लिखेंगे शो कर देगा ये, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या शो करेगा, फॉल्स शो कर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये वाली वैल्यू आपने डिफाइन नहीं की, बात समझ आ रही है, तो इसलिए आपने अब आपने क्या करना है, अब आपने ब्रैकेट क्लोज करके इस फार्मूले को एंड करना है। तो देखें अब यहां से देखें कितनी दफा आपने लगाया, देखना आपने 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लगाया, तो 7 टाइम ब्रैकेट को ऑफ कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 और आप एंटर कर दें, ठीक है। लेकिन 10% आपके पास आ गया इसका, और क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे कर लेंगे, ठीक है। अब आपने निकालनी कमीशन अमाउंट, क्या निकालनी है, कमीशन अमाउंट, कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे इक्वल, आपने परसेंट कमीशन को मल्टीप्लाई करवा देना है सेल्स के साथ, किसके साथ, सेल्स के साथ, और आपने क्या करना है, इंटर कर देना है, सही है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, कमीशन अमाउंट आ जाएगी। अब आपने सारों के लिए ये अमाउंट निकालनी है तो क्या करें, ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे कर लें, तो सारों की अमाउंट निकल के आ जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। आपने निकालने में टोटल पेड कमीशन, मतलब कि आपकी कंपनी ने कितना कमीशन पे किया सेल्समैन को, तो क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगा के आप क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, आर्ट इक्वल किया आपने तो आप इंटर करने देखिए प्लस करके बता दिया इसने आपको, सही है। एक इंपॉर्टेंट बात सुन ले, अब मिसाल के तौर पर इसको मैं क्या करता हूँ 2 लाख कर देता हूँ, 1 लाख से बढ़ा देता हूँ, फिर क्या करेगा देखें, ठीक है, और मैं इंटर करता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट टू मैनेजर लिखा हुआ है और आगे वैल्यू शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि हमने टारगेट उसको सेट ही नहीं किया था,
समझिए, जब कभी ये लिखा हुआ आएगा कॉन्टेक्ट एडमिन और आगे वैल्यू ना आए तो आपने समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि भाई ये मैनेजर से जाकर इस बंदे की बात करनी, देखो बाकी सारों में तो कमीशन आ रहा है आपका। समझ आ गई बात? तो ये आपकी क्या है, कमीशन रिपोर्ट है। तो इसका फार्मूला भी मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं, कमीशन परसेंट का फार्मूला लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करता हूं, ये इसका फार्मूला यहां से कॉपी करता हूं, इसका फार्मूला मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा खैर, ये आपके पास आ गया, सही। तो अब मैं काम करता हूँ, ये सारी की सारी जो आपकी बेटा ये शीट्स हैं मैं आपको एयरफोर शेल पर रख के दे देता हूँ, आप इसको देख लें, सही। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसकी वीडियो ओवरऑल मैं अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पर।